गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। बस खत्म ही है। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस टॉपिक के। आवाज कम आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, कि सोडियम 24 is injected into the blood। ठीक है। given T half of this sodium isotope is 15 hours and its activity constant is 1 microcurie। After 5 hours, 1 centimeter cube of blood gives 296 disintegration per minute। ठीक है। तो एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है इसी तरह से। इसको कैसे सोचेंगे? इसमें लिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं? 296। ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी, बैक्यूरेल है ना, एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी है। इसका मतलब ये एक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज V। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना दे रहा है, तो V सेंटीमीटर क्यूब कितना देगा? हाँ, 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट इंटू V। अब ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये एक्टिविटी बन जाएगा? ये हो गया डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर दें तो इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो गया इनटू V वॉल्यूम। ये क्या बन गया? एक्टिविटी बन गया। तो एक्टिविटी इज एक्टिविटी कांस्टेंट E रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी, यही तो होता है। अब कितने समय पर ये एक्टिविटी है? कितने समय पर है? 5 आवर्स। तो हम लिखेंगे R0 को कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोक्यूरी। 1 क्यूरी कितना बैक्यूरेल होता है? 37 गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रो की कितना होगा? 3.7 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो है बेटा, माइक्रो, ठीक है ना, 10 टू पावर 4 हो गया। उसके बाद e टू दी पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा कैसे लाएंगे?
लैम्डा 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 कैसे लेंगे? ln 2/t½ ठीक है, ये आवर में, ये भी आवर में, दोनों अपने यूनिट को संभाल लेगा। तो ये हो गया 0.693 अपॉन 15 इंटू 5। लो, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इस दिक्कत यहां पे आएगी e टू द पावर, तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है, हाँ हाँ ln2 रख करके इंटरचेंज कर दें, हाँ ठीक है। किसका? नहीं, इसका यूज ये है कि यही एक आइसोटोप है जो कि डिसइंटीग्रेट कर रहा है अंदर ब्लड में। मतलब जो चीज डिसइंटीग्रेट कर रही है वो क्या है, उसका नाम है ये सोडियम 24 को इंजेक्ट किया गया ब्लड में और वही डिसइंटीग्रेट कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सैंपल है जो कि दो आइसोटोप्स हैं उसके, ए और बी। ए अल्फा एक्टिव है, मतलब उसमें जो डीके होगा वो कैसा डीके होगा, अल्फा, और बी से कैसा डीके होगा, बीटा। ए का हाफ लाइफ है 405 सेकेंड, बी का हाफ लाइफ है 1620 सेकेंड, ठीक है। अगर ये दिया है कि इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके आर इक्वल, तो फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके आफ्टर टाइम
1620 सेकेंड। बोलो पहला लाइन जो लिखा, ये जो गिवन वाला लिखा हुआ है, ये क्या बताना चाहता है? दोनों की एक्टिविटी इनिशियल वाली वो सेम है, इसका ये मतलब है। इनिशियल एक्टिविटी मतलब आर नॉट ए का और बी का सेम है, ये गिवन है, इसका ये मतलब हुआ। अब बताओ आर नॉट क्या होता है? लैम्डा इंटू एन नॉट। वेरी गुड। ए की बात हो रही है तो ये ए का होगा और ये भी ए का होगा, ये बी का होगा और ये भी बी का होगा। अब लैम्डा को कैसे लिखते हैं? ln 2 बाई टी हाफ। टी हाफ कितना है? ए का 405, तो ln 2 बाई 405 एन नॉट ए ln 2 बाई 1620। अब ये कैंसिल हो गए। हमें रेशियो बताना है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो आ गया, ये देखो ए बी 405 1620 कितना आ रहा है? 1/4। अब सेकंड बताओ। मैंने टाइम जो दिया है उसको चेक करो, कहीं वो हाफ लाइफ का मल्टीपल तो नहीं है? इतने समय में इसके कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? 4। और इसके कितने हो जाएंगे? 1। तो मैंने आपको बताया था ना कि n हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियस सरवाइव करते हैं, उसी तरह से आप बता सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी कितनी है, ये भी तो बता सकते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, r जो है वो r0 के 2 to the power n हो सकता है। तो अगर a की बात करोगे तो ये a होगा और ये भी a वाला होगा, ठीक है? तो कितना आया? r0 a। अच्छा, ये तो सेम ही है दोनों का, ये वाला पार्ट तो सेम है a और b, ठीक है? तो इसको हम r लिख लेते हैं। फॉर a कितने हाफ लाइफ्स हो गए? 4, तो 2 to the power 4 हो गया। उसी तरह से b का r0 b by 2 to the power n b, that is r by r0 ही लिख देते हैं, r0 by 2। अब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये दोनों, ये अल्फा हो रहा है और ये बीटा हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और फेवरेबल इवेंट न्यूमरेटर में। तो अल्फा डी के होने का फेवरेबल इवेंट कितना है? r0 बाई 16, और इसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितना हुआ? एक r0 बाई 16 और ये r0 बाई 2, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम हो गया 16, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज r0 बाई 16 अपॉन 9 बाई 16। तो 16 16 कैंसिल हो गए, 1/9।
और बीटा का 8/9। हाँ, उसको माइनस कर लो, बीटा का प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन टफ तभी हो जाते हैं जब सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, बड़ा ही घुमा फिरा के पूछते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं, इतना ही है। प्रोबेबिलिटी अल्फा एंड बीटा डी के। हाँ, तो एक्टिविटी तो है। नहीं, यही आंसर दिया इसमें। नहीं, कितने डीके, आर का मतलब क्या है, उसकी एक्टिविटी ऑफ डीकेइंग। हाँ, बच्ची है वो तो सर्वाइविंग न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो डीके होने के बाद ही तो आएगा वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा। लैंग्वेज क्या देखता हूं, एक सेकेंड, लैंग्वेज देखने दो। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा, बस अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है आफ्टर टी इक्वल्स टू 1620। मतलब अल्फा एंड बीटा, इसमें डीके नहीं लिखा हुआ है, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी कौन से टाइप में हो रहा है, एक अल्फा हो रहा है और एक बीटा हो रहा है, वो तो डिसइंटीग्रेशन ही है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक टाइम का। हाँ, टाइम का रोल बस इतना है कि कितने हाफ लाइव्स हो गए, उसमें यूज किया ना मैंने, यहां देखो, एन फाइंड करने के लिए एन इसमें किया मैंने 16/20/405, ये ए निकाला। और एन भी कैसे निकाला, 16/20/1620। तो है, रोल तो है। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये सब जो मैं करा रहा हूं एडवांस लेवल में आने की पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर एक चैम्बर है जिसमें हम नया न्यूक्लियस भी बना रहे हैं और उसमें डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो जो मैंने सीरीज में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया कि क्या पूछा जा रहा है तो आराम से हो जाएगा, मैथमेटिक्स है उसके बाद। इसमें ए रेट से एक सैंपल, एक न्यूक्लियस तैयार हो रहा है, बन रहा है। तो ए इज द रेट ऑफ, रेट से अच्छा लिख देता हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म पर सेकेंड, ए। और यहां जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसका हाफ लाइफ गिवन है टी, हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। हाफ लाइफ
क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन फाइंड टोटल पॉपुलेशन मतलब न्यूक्लियस, पॉपुलेशन भी लिखा रहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब न्यूक्लियस हो गया एट टाइम टी। किसी टी टाइम पे बताना है। और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर ई नॉट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ईच डीके then find total number of energy produced. Find total energy produced. After T. ठीक है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। बोलिए कैसे करें? हाँ, डी एन बाई डी टी करके इंटीग्रेट कर देंगे, पर उसको लिखेंगे किसके इक्वल? हाँ हाँ, कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल सही। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या लिखा था? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब माइनस डी एन बाई डी टी करते थे, जो फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं? प्लस डी एन बाई डी टी। ये मैंने सीरीज में बताया था कि बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और सी का ओनली फॉर्मेशन हो रहा है, ए का ओनली डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। यहां पर फॉर्मेशन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है। फॉर्मेशन कितना हो रहा है? ए इस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है ना, और डिसइंटीग्रेशन किस रेट से हो रहा है? अरे रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ रहे हैं? लैम्डा एन, इस रेट से डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इतना फॉर्म हुआ और इतना डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचा कितना? नेट कितना बचा? इसका डिफरेंस। ठीक है, बस इसके बाद क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यहां एन यहां एन, दोनों को एक साइड ले आइए। डी एन बाई ए माइनस लैम्डा एन डी टी इंटीग्रेट। जीरो टाइम पर एन की वैल्यू कुछ बना ही नहीं अभी तक, ऐसा लिखा है कि अभी तो बस तुम इसको प्रोड्यूस कर रहे हो और डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रहा है, तो शुरुआत में कुछ भी नहीं है। तो टी टाइम पर एन हो गया। अब इसका आंसर बताओ। एल एन ए माइनस लैम्डा एन, और इसका माइनस लैम्डा से डिवाइड, और लिमिट अगर रख दिए तो जीरो भी हो जाएगा ये वाला, फिर माइनस होगा, डिवाइड हो जाएगा टी। तो पहले माइनस लैम्डा उधर जाएगा, उसके बाद फिर ई उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। पहले ये चला गया इधर, तो माइनस लैम्डा टी,
फिर ई चला गया इधर, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। उसके बाद ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 1 से ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस, और लैम्डा इन चला गया था उधर, तो एक मिनट, लैम्डा ए है ना, तो ए ऊपर लैम्डा नीचे, ये है आंसर। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, इस तरह से। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन सकते हैं, ए बाय लैम्डा। लैम्डा कैसे लिखोगे, लैम्डा तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल्स टू ln2 बाई टी हाफ, वहां पे हाफ लाइफ गिवन था। अब सेकेंड क्वेश्चन बताओ कैसे करें। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ई नॉट, कब रिलीज होती है, कब होती है, जब डीके हो रहा है, एक बार हो रहा है लेकिन डीके हो रहा है। तो कितने डीके हो चुके हैं अगर वो पता चल जाए तो एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल डीके कैसे निकालें, हाँ, टोटल नंबर ऑफ डीकेज, फॉर्म कितना हुआ, डीकेज इन टाइम टी, टी टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, टी टाइम में कितना फॉर्म हुआ, अरे अल्फा रेट से, ए रेट से फॉर्म हो रहा है, तो टी टाइम में कितना फॉर्म हुआ, 80, कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कितना डिसइंटीग्रेट हो गया ये हमें निकालना है। तो किसी भी टी टाइम पे कितने न्यूक्लियस बचे, एन, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, डीके हुआ। हो क्या रहा है, इस मशीन से न्यूक्लियस बन रहे हैं और वही न्यूक्लियस फिर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो किसी टी टाइम पे कितने न्यूक्लियस होते हैं, वो है एन, फॉर्म कितना हो रहा है, ए इंटू टी, तो इनका जो डिफरेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इतने हो गए डिसइंटीग्रेट। ये एक डीके में ई नॉट आता है, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज ई नॉट इंटू 80 माइनस एन। ठीक है, बस हो गया। एन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हुए ना, ए बाई लैम्डा 1 माइनस ई रेज टू लैम्डा।
पंखा बंद कर देना था, एसी चल ही रहा है। देखो अब हमें एक टॉपिक रह गया जो एडवांस के लिए ही है, मेंस में नहीं आता है, एक्सरे। पूरे फिजिक्स में हमने सिमेट्री की बात की है कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट लाते हैं, ईएमआई। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो बोलते हैं। तो उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ा कि अगर फोटॉन आकर के किसी मेटल में स्ट्राइक करें तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और फिर उसको अगर हम सर्किट में क्लोज करें तो हमें फोटो करंट भी मिल सकता है। इसी का हम रिवर्स करेंगे। क्या हुआ था, फोटोन आया था, मेटल सरफेस को पे स्ट्राइक हुआ था, और यहां से क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन। अब हम उल्टा करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे और दौड़ा करके मेटल अभी भी मेटल ही रहेगा, मेटल में जाकर के स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, और स्ट्राइक करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, फोटोन। ठीक इसी रिवर्स प्रोसेस में एक्सरे हमें मिला। देखिए मिलता तो सारा ही है, पूरा ईएम वेव का स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑफ द रेंज एक्सरे। एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम है उसी रेंज में सबसे ज्यादा मिलता है। तो रंजन नाम का एक साइंटिस्ट था जो एक्सीडेंटली एक्सरे डिस्कवर किया। वो काम कर रहा था किसी और में, कैथोड रे में काम कर रहा था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन को जब एक्सीडेंटली रोक दिया गया तो वहां से कुछ रेडिएशन निकला, और वो रेडिएशन फ्लोरेसेंट मटेरियल को ग्लो कर दिया। फ्लोरेसेंट मटेरियल किसे कहते हैं, ZNS टाइप का, ठीक है। तो वो ग्लो हो गया। तो फिर उसने देखा अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं पता था क्या है। चलो अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, लेट द रे बी एक्स। तो लेट द रे बी एक्स, एक्स तो एक्स ही रह गया, उसका कोई नाम ही नहीं मिला। हो सकता था वो डिस्कवरी किया तो अपने नाम पे दे सकता था, सब तो यही कर रहे हैं। पर उसने कहा कि अरे चलो फॉर द टाइम बिंग एक्स ले लेते हैं, और आज तक वो एक्स ही चल रहा है। ठीक, तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया पहले उसको समझते हैं, तो उसके बाद उसने जो डिस्कवरी की उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर उसने क्या किया, बढ़िया से सेटअप तैयार किया। पहले तो एक्सीडेंटली मिला था, फिर उसने सेटअप तैयार किया। उसने सेटअप कुछ इस तरह से तैयार किया, यहां पर एक टारगेट मेटल रखा, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, वेरी हाई वोल्टेज लगाया, और यहां पर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन करके बोलते हैं इसको, और इसको कनेक्ट करके रखा गया एक सोर्स से इधर। ठीक है, ये अरेंजमेंट में यहां पे कूलीज ट्यूब करके बोलते हैं इसको, कूलीज ट्यूब। इस तरह से ये वेरी हाई वोल्टेज होता है, वेरी हाई। अभी हाई वोल्टेज से क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन जैसा है। अब ये क्या करता है, एनर्जी दे देता है इसको। कितनी एनर्जी देगा, ईवी। तो एनर्जी मिलते ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये
बिल्कुल तेजी से दौड़ने लग जाते हैं, और जैसे वो बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, इसको रोक दिया जाता है। किसके हेल्प से? मेटल से। तो क्या तुमने एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर दिया? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही तो है। तो क्या तुम इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो नेगेटिव में? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्या तुमने वेलोसिटी में चेंज लाया? मैग्नीट्यूड कम हो गया लेकिन चेंज तो आया ना। अब बताओ, ईएम वेव में मैंने पहला ही लाइन क्या बोला था? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव? एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या यहां चार्ज रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हुआ है? तो उसके कारण हमें रेडिएशन मिलेगा, और रेडिएशन जब मिलेगा तो वो फोटोन के फॉर्म में मिलेगा, और इस रेडिएशन का मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सरे में आएगा। इसका मतलब क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमें सारे ईएम वेव मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली हम अचीव तो सारे स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का एक्सरे के रेंज में मिलेगा। ठीक है। अब जो आपको यहां पे एक्सरे मिल रहा है वो वेव के फॉर्म में आ, क्योंकि ये फोटोन हो गया, फोटोन हो गया, तो फोटोन में वेव नेचर भी होता है, तो उसकी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेवलेंथ का प्लॉट इंटेंसिटी के साथ उसने देखा, क्योंकि ये जो निकल के आ रही है उसको उसने जेडएनएस वाले फिल्म में रखा और उसकी इंटेंसिटी चेक की। तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, उससे पता चलता है कि सारे वेवलेंथ पॉसिबल हैं, लेकिन एक मिनिमम वेवलेंथ के बियॉन्ड ही पॉसिबल है। तो वो ग्राफ मैं बता देता हूं। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ lambda. Again this graph is नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी वाला जो था, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। लेकिन इसकी स्टार्ट जीरो से नहीं होगी, इसकी स्टार्ट एक मिनिमम वेवलेंथ से होगी। ठीक, और उसके बियॉन्ड ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन ऐसे इंटेंसिटी कर्व आते आते एकदम से क्या ऑब्जर्व होता है, कैसे स्पाइक मिल गया, उसके बाद फिर से स्पाइक। मतलब ये क्या था भाई? अब इस पर क्वेश्चन बनता है। तो इस पर जो वेवलेंथ मिला λ1 λ2, ये एक स्पेशल एक्सरे है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और ये जो एक्सरे निकल के आ रहा है इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, तो बस ये दोनों हमें डिस्कस करना है, इतना ही है सिलेबस में। ठीक, तो पहले चीज तो लिख लो, ये बनाना है, ये सब बना लो, फिर मैं एक एक चीज दिखा देता हूं कि कंटिन्यूअस क्या होता है। और अच्छा, एसी भी बंद हो गया। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं उसको। एक ऐसा डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। नहीं, ये है वो कहीं और जाकर के फिर वो क्लोज होकर आया है। ये कुलिस ट्यूब भी तो है, ट्यूब के अंदर ये पोर्शन है। किस पोटेंशियल की वजह से?
हाँ देखो, यहां से तुमने क्या किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन को जस्ट तुमने निकाल दिया, निकल गया, इतनी इसके पास एनर्जी नहीं है कि ये चल पाए, तो हमने क्या किया, बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकला है उसको तेजी से दौड़ा रहा है। ये लाइन बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये प्रोड्यूस किया गया है पोटेंशियल। इस लाइन के इधर जो है, इसने तुमने बस मतलब जीरो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है यहां पर। यहां आने के बाद इसकी एनर्जी तभी आएगी जब हम बाहर से लगाएंगे, इसके वजह से। बिल्कुल। अब क्वेश्चन देखिए, दो चीज पे बेस्ड होता है, एक टारगेट मटेरियल, इसको मटेरियल भी बोलते हैं, और अप्लाइड वोल्टेज, इसको अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो लैम्डा मिनिमम आया, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा? मतलब मैं मटेरियल बदल दूं तो क्या लैम्डा मिनिमम बदल जाएगा? क्या लैम्डा मिनिमम वोल्टेज पे डिपेंड करेगा? देखो, आपको एक्सरे का थॉट बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा सोचना है, बट इट इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बताओ, वहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जाना जाता था, क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड करता था? अरे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब, अच्छा वो मटेरियल डिपेंडेंट था, ठीक है। ये जो लैम्डा मिनिमम आया, ये किसका है? जो इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ रहा है उसका है। उसको एनर्जी किसने दिया? बैटरी ने दिया। तो इसी पे जो एनर्जी निकल के आई है इलेक्ट्रॉन की, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही तो तुम्हें एनर्जी मिल रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल रहा है। पहले तुम्हें क्या मिला? एनर्जी। और यही वाले एनर्जी को तुमने रोका, जिसके कारण तुम्हें क्या मिल रहा है? रेडिएशन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आई है, वही किस में कन्वर्ट हो रही है? फोटोन की एनर्जी में। इसका मतलब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो hc/λ वाले फॉर्मूले से तो आएगा। तो एक मिनिमम इसलिए है क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगा वही है लैम्डा मिनिमम। उससे कम वेवलेंथ का आप अचीव नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन वो थोड़ी निकाल पाएगा। इनफाइनाइट वोल्टेज भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात? कि जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस तक जो वेवलेंथ वो निकाल सकता है, उससे कम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी कहां से आ जाएगी भाई? ये मिनिमम मतलब ये मैक्सिमम हुआ ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगी, उसी के आगे सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम एनर्जी के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे फिर कम के होंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ रेडिएशन मिल रहा है। इसीलिए ये देखो, सारे रेडिएशन पॉसिबल है, लेकिन एक्सरे मैक्सिमम निकल के आएगा। एक्सरे का जो वेवलेंथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम निकल के आएगी। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पहला पॉइंट कि लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। पहला चीज। लैम्डा मिनिमम is independent of type of material. ये जो टारगेट मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये मटेरियल पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? क्योंकि ये तुमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया उस पर डिपेंड कर रहा है लैम्डा मिनिमम। रोकने वाला मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा।
लेकिन क्या रोकने वाले मटेरियल पर कोई ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड कर रहा होगा? वो है ये वाला जो स्पाइक मिल रहा है। इसका कारण उसको पता नहीं चला था। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी हो गई तब तब एक्सप्लेनेशन उसको मिला कि अच्छा इसके कारण हो रहा होगा। तो इनर ट्रांजिशन होता है, वो क्या है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर इसका नाम पहले लिख लो। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि तुमने मटेरियल कैसा लगाया है। डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंटिन्यूअस इसका नाम इसलिए है क्योंकि सब वेवलेंथ पॉसिबल है। यहां लिख लेना, इट हैज ऑल वेवलेंथ बियॉन्ड लैम्डा मिनिमम। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी this radiation or X-ray is produced due to break लगाना, breaking of electrons। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन एज रेडिएशन। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम यहां से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज hc बाई लैम्डा मिनिमम, E टाइम्स v hc बाई लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम इस 12,400। कौन बोल रहा है भाई? ये एंगस्ट्रॉन्ग में, और ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और अगर मीटर में करना हो 1.2 10⁻⁻⁶ मीटर वोल्टेज, ये मीटर में आ जाएगा। और
ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसा बनाया जा सकता है। कहीं जगह नहीं है, इधर बना देता हूं। अगर ऐसा कोई ग्राफ हो और ऐसा ग्राफ हो, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। तो इस पर लिखा है कि ये वोल्टेज V2 है और इस पे वोल्टेज V1 है। ये बताओ कंपैरिजन कैसे करोगे, कौन ज्यादा कौन कम? हाँ, जिसकी लैम्डा कम उसकी वोल्टेज ज्यादा, बस ये देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाया है, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बात करता हूं। पहले इसको लिख लो, मैं कैरेक्टरिस्टिक फिर सिखाऊंगा। देखो, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, ये तीनों एक ही पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ लिखा है, इसका मतलब मैं नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम लिखा है, इसका मतलब मैं इस स्पाइक की बात कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसका मतलब अगर एक्सरे निकल रहा है तो वो इस स्पाइक को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो सबका मतलब एक ही है, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। अब इसमें हमें जानना यह है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं या घटाएं, उस पर ये जो स्पाइक मिल रहा है वो डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज पर एक्सरे की जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मटेरियल बदल दो, टारगेट वाली मटेरियल बदल दो, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ have fixed value for given target material and different characteristic wavelength for different material. So it depends on material and not in applied voltage. तो अगर मैं ग्राफ ऐसा बना के दूं कि
ऐसा कुछ, ठीक है। ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। तो तुम बताओ क्या मटेरियल डिफरेंट है? क्या टारगेट मटेरियल डिफरेंट है? नहीं, क्योंकि ये कोइंसाइड कर गए। देखो ये, इससे डिसाइड करोगे आप मटेरियल। क्या अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंट है? हाँ, वोल्टेज किस में ज्यादा है? लैम्डा 2 वाले केस में वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। अब अगर दो ग्राफ ऐसे बनाए जाएं जिसमें स्पाइक्स डिफरेंट हो, लेकिन ये इस पर ही आए और ये ऐसे स्पाइक हो अलग, क्या अब वोल्टेज सेम है? क्या मटेरियल सेम है? नहीं। तो यहां हम लिखेंगे सेम मटेरियल डिफरेंट वोल्टेज। यहां लिखेंगे सेम वोल्टेज डिफरेंट मटेरियल। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से स्पाइक मिल गया। देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इज ड्यू टू इनर एटॉमिक ट्रांजिशन। देखिए ऐसा कुछ होता है, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, वगैरह वगैरह। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो जाकर के टारगेट मटेरियल को हिट कर रहा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, वो हो सकता है कि अंदर घुस करके इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो जैसे ही नहीं, आप इधर से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को भेजे थे ना तेजी से, वो जाकर के मेटल में जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो मेटल के अगर एटम में घुस गया और एटम में घुस करके के या एल या एम किसी की एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो यहां खाली हो गया। अब जैसे ही खाली होता है तो हायर एनर्जी लेवल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाता है। तो क्या ये ट्रांजिशन हो गया? अब यहां खाली होगा तो यहां भी, यहां से यहां आ सकता है, ऊपर से भी नीचे आ सकता है। मतलब ये एल है, ये एम है, इसीलिए स्पाइक्स 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 पॉसिबल है। तो ये स्पाइक क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ये ट्रांजिशन होगा ना तो इससे फोटोन निकलेगा। तो ये जो फोटोन निकल रहा है इसमें रेडिएशन है, तो ये जाकर के जो एक्सरे वाला इंटेंसिटी है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो एकदम से एक स्पाइक मिल जाएगा। अब बताओ क्या मटेरियल बहुत स्ट्रांग हो जाए या कुछ ऐसी हो जाए कि वहां पे इलेक्ट्रॉन घुसना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, और एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से घुस जा रहा है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम पाने के लिए इस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, वो अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे नहीं करता। ठीक है। अब मोजले ने यहां एक लॉ बताया
कि किस फ्रीक्वेंसी का आपको जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता है वो किस फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हम पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। उसने कहा कि सारे ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, लेकिन जो के अल्फा है इज प्रोमिनेंट। ये के अल्फा के बीटा मतलब समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, के अल्फा का मतलब है, देखिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। अल्फा कार्बन मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल। तो ये अल्फा का मतलब होगा जस्ट बगल। किसके बगल? यहां लिखा हुआ है के शेल के जस्ट बगल। तो के जस्ट बगल क्या होता है? एल। तो इसकी एन की वैल्यू 1 है और इसकी एन की वैल्यू 2 है। तो जब ट्रांजिशन होगा तो जो स्पेक्ट्रम निकल के आता है, हमने पढ़ रखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, 1/λ इज आर जेड स्क्वायर ना, 1/n फाइनल माइनस n इनिशियल। तो के अल्फा के लिए, फॉर के अल्फा n फाइनल 1 और n इनिशियल 2, ठीक है। तो फाइनली वो जा रहा है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आर जेड स्क्वायर 3/4, ये 1/λ हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? c/λ। तो दैट इज आर सी जेड स्क्वायर इंटू 3/4, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो मैंने रूल लगाया है, ये बोर ने बोला था ये लगा तो सकते हो, लेकिन किस टाइप के? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ टारगेट मटेरियल तो बहुत स्ट्रांग होता है। और हाँ, ये बात बताने भूल गया मैं, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहा है, तो वाइब्रेट करने लग जाएगा मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेट करेगा तो हीट अप हो जाएगा, और अगर हीट हो गया तो मेल्ट भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा टारगेट मटेरियल को। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक से तो ज्यादा होंगे, तो इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मोजले ने कहा कि मॉडिफिकेशन करेंगे एज इट इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ठीक। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसको सुनना। क्योंकि के अल्फा की बात हो रही है, तो वैकेंसी कहां क्रिएटेड है? के में। अब एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर के वाला, और यहां पे Ze है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, वो इस न्यूक्लियस को ऐसे घेर के रखता है कि इफेक्टिव इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? Z-1। एक पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया इसने। ऐसा मोजले का कहना है कि के वाला एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि तुम एक को निकाल दिए होगे, क्योंकि के अल्फा पढ़ रहे हो, ठीक है। ये यहां से निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड न्यूक्लियस को ऐसे घेर के रखा है। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या लगेगा कि इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? Ze में एक नेगेटिव चार्ज और है, तो कितना हो गया टोटल? Ze-1 है ना। तो Ze-1 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव, Ze-1 पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली न्यूक्लियस में है। तो अगर उसके प्रोटॉन्स की काउंट Z नहीं है, Z-1 है, तो फिर यहां पे मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए? Z के जगह Z-1 करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा अब मॉडिफिकेशन होने के बाद? 3/4 RC Z-1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लीजिए,
तो रूट फ्रीक्वेंसी 3/4 RC का रूट Z-1। तो इस पर ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कैसा बनेगा? रूट F वर्सेस Z कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट क्या है इसकी? नेगेटिव है ना, तो ऐसा आएगा कुछ। बस इतना ही है। इसने पहले एक्सपेरिमेंटली इस ग्राफ को जब प्लॉट किया ना तो ऐसा आ रहा था, पर ना उसको कांस्टेंट पता चल रहा था ना स्लोप पता चल रहा था। तब फिर बोर का मॉडल से उसने इसको प्रूव किया कि के अल्फा का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा पॉसिबल है, जिसमें इफेक्टिवली जो चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो एक कम हो जाएगा, तब जाकर के ऐसा कुछ रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज फॉर के अल्फा। अगर के बीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3। तो 3 करके सॉल्व कर लेना। वैसे तो सिलेबस में के अल्फा तक ही है, पर मान लो हाइपोथेटिकली क्रिएट कर दिया गया, फिर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताओ, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डाल देना, उसको स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, खत्म। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है जैसे फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन आ जाए कि फ्रीक्वेंसी को कैसे कंपेयर करोगे। एक तो कैसे कंपेयर करेंगे इसको? Z1 - 1 Z2 - 1 का होल स्क्वायर, और लैम्डा को इनवर्स में। पहला पॉइंट आ गया, तो वही तो सेकंड भी है। देखो जरा, पहले में क्या लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ हैव फिक्स वैल्यू फॉर गिवन टारगेट मटेरियल। तो अगर टारगेट मटेरियल चेंज तो ये भी चेंज, यही तो लिखा हुआ है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। वो इसलिए क्योंकि कितने आसानी से वो घुसेगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे। कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा, हाँ, ऑलवेज। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कैसा है। मान लो वो बहुत छोटा दिया, हो सकता है कि इतना ना हो कि इससे ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है ना, ये तो जो मिलता है वो प्लॉट करते गए उसके हिसाब से। ठीक, तो हो गया चैप्टर कंप्लीट, मॉडर्न फिजिक्स भी। अब आपको जो भी डाउट हो डीसी में आ जाना, पूछ लेना। ठीक है, तो थ्योरी इतना ही है, इसी से क्वेश्चन आए हैं जब भी आए हैं। 2022 में भी 21 या 22 में यही दो चीजें पूछी गई थी कि कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंटिन्यूअस किस पे डिपेंड कर रहा है। बहुत ही आसान था, एडवांस में सोचो। ठीक है, यही, और एक बहुत ज्यादा आ सकता है तो मोजले पे आ सकता है, इतना ही है बस। Z-1 इसलिए हुआ क्योंकि पहली चीज तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम बोर मॉडल से कर रहे हैं। बोर मॉडल वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, पर टारगेट मटेरियल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मोजले ने कहा कि के अल्फा इज मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो दिखेगा वो के अल्फा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। के में मैक्सिमम 2 पॉसिबल है, एक तुमने निकाल दिया, बचे कितने? एक। अब एक जो के वाला है ना, वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखा है, उसका जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो न्यूक्लियस को शील्ड किया है। तो बाकी L, M, N वाले जो हैं उनको क्या लगेगा कि न्यूक्लियस में
प्लस Ze था, पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज उसको इफेक्टिवली कम कर दिया, तो ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है? Ze में से एक कम, तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में दिख रहा है उतना ही तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो वही Z-1 कर दिया उसने। ठीक है जी, चलो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कि बीटा कैसे हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आया और आकर के L वाला इलेक्ट्रॉन को ले जाए? नहीं नहीं, ये चीज तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वो भी हो सकता है, ये बात भी ट्रू है। L अल्फा हो सकता है, K बीटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब है। कहां से इलेक्ट्रॉन जाकर के कौन सा ट्रांजिशन करे, पॉसिबिलिटी सब है, प्रोबेबिलिटी है ना। लेकिन ये होने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये जो ग्राफ बना और जो पढ़ रहे हैं, जो मोजले का लॉ है, वो K अल्फा के लिए सबसे ज्यादा वैलिड है। हाँ, L अल्फा में क्या हो जाएगा? फाइनली कहां जाओगे? L पे, और उसके जस्ट पहले वाला कौन होगा? M, तो फाइनल हो जाएगा 2 और इनिशियल क्या होगा? 3। हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि हाइपोथेटिकली ऐसा हो रहा होगा जिसमें L अल्फा हो रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं, जबकि चांसेस बहुत कम है ऐसा हो, सबसे ज्यादा K अल्फा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करना है तो आप HCV के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, बाकी PYQs कर लेना। ये एक्सप्लेनेशन है, हाँ इसी का एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन आया, K वाला इलेक्ट्रॉन को ले गया, यहां हो गया खाली, तो अब L वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांजिशन हो सकती है। जब हायर से लोअर जाता है तो क्या मिलता है? रेडिएशन, एमिशन वाला। यही जो फोटोन निकला ये एक्सरे वाले में जाके ऐड हो गया, तो इंटेंसिटी जो है वो एकदम से स्पाइक हो गई। वो जो स्पाइक मिल रहा था ना, ये वाला देखो, ये वाला, वो इसी के कारण मिल रहा है, ट्रांजिशन के कारण मिल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।